हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से क्रैक एग्जाम बाई आरके में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। पॉलिटी की पिछली क्लास में हमने भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में हमने विस्तार से चर्चा किया। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चाएं करेंगे आप लोगों से। तो एक मोटिवेशन स्पीच दे करके मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ। तो यह मोटिवेशन जो स्पीच है वह एक शख्सियत के द्वारा कही गई थी, जो कि है, रख हौसला बापू, रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी कड़ी में अब हम शुरू करने जा रहे हैं। संविधान के भाग एवं अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 4 के बाद हमने बात किया था कि राज्यों के पुनर्गठन में कौन कौन से राज्य किस वर्ष में गठन में आए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो वर्तमान राज्य हैं उनके नाम और पूर्व नाम क्या थे और उनका गठन किस वर्ष हुआ था, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पूर्व नाम, वर्तमान नाम और वर्ष। हम जानते हैं कि पूर्व नाम एक का था संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया है और वह वर्ष 1950 में हुआ था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कोचीन एवं त्रावणकोर। कोचीन एवं त्रावणकोर जो कि वर्तमान नाम केरल हो गया है, यह कब हुआ था? 1956 में। फिर पूर्व नाम एक का था मद्रास, जिसका नाम वर्तमान में चेन्नई हो गया है, वह किस वर्ष में हुआ था? 1969 में। फिर एक का नाम था मैसूर, जिसका नाम वर्तमान नाम कर्नाटक हो गया है, वह किस वर्ष में हुआ था? 1973 में। एक था लकादीव, मिनीकॉय और अमीन दीवी, जो वर्तमान में लक्षद्वीप के नाम से नाता यह शामिल कब हुआ, गठित कब हुआ? 1973 में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली। अब इसका नाम दिल्ली एनसीआर है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1992 में कब? 69वां संविधान संशोधन में किया गया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में पुद्दुचेरी के नाम से जाना जाता है, यह 2006 में अस्तित्व में आया। उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड है, ये कब आया? 2006 में। फिर नेक्स्ट उड़ीसा की बात करते हैं। अब इसका नाम ओडिशा हो गया है और यह 2011 में अस्तित्व में आया। आई होप आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम भाग 2 की चर्चा करते हैं, नागरिकता की। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा हमें करनी है। तो हम नागरिकता की बात करते हैं तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसे हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संघ की अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है। अब हम नेक्स्ट में स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो जो इसका स्रोत है वह ब्रिटेन का है और जो इसका स्वरूप है वह जो हमने चर्चा किया, जो इसका स्वरूप है वो क्या है? एकल नागरिकता। अब हम इसमें चर्चा करेंगे नागरिकता, जो कि संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार अथवा संसद को होगा। फिर हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं नागरिकता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति नागरिक है, किन किन आधारों पर उसकी नागरिकता का प्रावधान है। तो इसमें पहला हम देखते हैं, तो पहला तो जन्म से नागरिकता हो जाता है। दूसरा वंश क्रम के आधार पर।
फिर तीसरा हम बात करते हैं तो नागरिकता का वर्गीकरण करते हैं। तो नागरिकता के वर्गीकरण में हमारा एक पॉइंट आ जाता है, एक आता है नागरिक शरणार्थी, एक आता है राज्य विहीन व्यक्ति, और एक होता है विदेशी व्यक्ति। ये तो नागरिकता किन आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है, ये इसका प्रावधान करता है। नागरिक वह होता है जिस देश में वह जन्म लेता है, वह नागरिक वहाँ का होता है। शरणार्थी वह होता है जब किसी देश में संकट आ जाए, किसी प्रकार की आपदा आ जाए, तो वहाँ से वह निकल करके किसी अन्य देश में शरण के रूप में लिया जाता है, वह शरणार्थी कहलाता है। तो नेक्स्ट जो राज्य विहीन व्यक्ति होता है, राज्य विहीन व्यक्ति वह उस देश के द्वारा भगौड़ा या तो दिवालिया या तो वहाँ के नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है उसका, क्योंकि वह किसी अपराध में लिप्त होता है या तो किसी प्रकार का आतंकवादी घटनाएं करता है, तो वह राज्य विहीन व्यक्ति के अंतर्गत आता है। विदेशी व्यक्ति वह होता है जो विदेश से किसी अन्य देश में आया हुआ होता है। जैसे कोई अगर व्यक्ति अमेरिका से भारत में आए तो वह एक प्रकार का विदेशी व्यक्ति कहलाता है। फिर इसके जो आधार की बात करते हैं वो एक 5 आधार होते हैं नागरिकता प्राप्त करने के। एक जन्म से नागरिकता, दूसरा हम देखते हैं तो वंशक्रम से नागरिकता, तीसरा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, चौथा देखते हैं तो हमको दृष्टिगत होता है देशीकरण के द्वारा नागरिकता, पांचवा देखते हैं अर्जित भूभाग से नागरिकता हम प्रदान करते हैं। ये 5 आधार हैं जिसके आधार पर भारत में हम किसी व्यक्ति को नागरिक मानेंगे। या तो वह भारत में जन्म से नागरिक हो, वंशक्रम से नागरिक हो, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो और अर्जित भूभाग से नागरिकता प्राप्त की हो। अब एक एक करके इसके प्रावधानों को हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं जन्म से नागरिकता की। जन्म से नागरिकता की, तो जन्म से नागरिकता का यही प्रावधान है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 या इसके पश्चात भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर इसी में ही आगे चल करके 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है। इसमें कहा गया कि इसमें नागरिकता के आधार को माता भी बनाया गया, अर्थात 1986 से भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। माता या पिता भारत का नागरिक रहा हो, तो यह जन्म से नागरिकता के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वंशक्रम से नागरिकता। वंशक्रम से नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें प्रावधान है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर उसके बाद 1992 में इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है। 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है। इसमें भी 1992 या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा होता है तो उसके पूर्व उसके माता या पिता भारत के नागरिक रहे हों, इसमें भी वही प्रावधान कर दिया गया। इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इसके 3 से 4 आधार होंगे जो कि हम देखेंगे।
पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है। यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी कि उसके माता पिता तो भारत में हैं, जबकि उसका जो बेटा है वह कहीं विदेश में रहता हो, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। तो भारतीय मूल का व्यक्ति अगर भारत के नागरिकता, जो नागरिकता का एक प्रावधान होता है, अगर वह प्रावधान प्राप्त करना चाहता है तो उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा। और पंजीकरण की जो शर्तें हैं, तो उसमें पंजीकरण की शर्तें यही है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक रह चुका हो और नागरिकता की प्राप्ति का आवेदन किया हो। इसमें पहला प्रावधान क्या कहता है? भारतीय मूल का व्यक्ति 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, वह नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया हो, तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये 7 वर्ष वाला याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक से विवाह करता है, साथ ही भारत में 7 वर्ष तक रह चुका हो, तो उसे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह कर ले प्लस 7 वर्ष तक भारत में रहे, तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे, यानी कि जो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं उम्र के, उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कोई विदेशी महिला यदि भारतीय पुरुष से विवाह करती है, कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करती है, तो उस महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो उस महिला को नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 4 पॉइंट इसमें बताते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति अगर 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा कहता है, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह कर ले और 7 वर्ष तक भारत में रहे, तो उसकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे हैं, तो उनका पंजीकरण के द्वारा उनकी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कोई विदेशी महिला अगर भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती है, तो उस महिला को भी नागरिकता भारत की मिल सकती है। ये 4 प्रावधान पंजीकरण के द्वारा नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात इसमें करते हैं, तो देशीकरण के द्वारा नागरिकता हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देशीकरण के द्वारा नागरिकता, किस प्रकार से देशीकरण के द्वारा हम नागरिकता को दिला सकते हैं। देशीकरण के द्वारा नागरिकता, अगर कोई विदेशी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे निम्न आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। वह विदेशी व्यक्ति वयस्क हो तथा जिस देश का वह नागरिक हो उस देश की नागरिकता का त्याग कर चुका हो। पहला क्या है, विदेशी जो व्यक्ति है वह वयस्क हो। दूसरा नंबर, उस देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो। तीसरे नंबर पर वह भारतीय भाषाओं का जानकार हो। वह 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं किसी एक भाषा का जानकार हो। चौथा, अच्छे चरित्र और आचरण का व्यक्ति हो, भारतीय संविधान में निष्ठा रखता हो और 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। अच्छा चरित्र एवं आचरण बेहतर हो। 5वां कहता है, संविधान में निष्ठा रखता हो। तो इतने आधार हैं फिर कोई विदेशी व्यक्ति देशीकरण के द्वारा नागरिकता को प्रदान करता है। पहला, वह वयस्क हो। दूसरा, वह जिस देश से आ रहा है भारत की नागरिकता लेने, वह उस देश का नागरिकता की त्याग दे दे। फिर तीसरा नंबर पे हम बात करते हैं, तो वह 8वीं अनुसूची में किसी भाषा का जानकार हो, अच्छा चरित्र और उसका आचरण अच्छा हो और संविधान में निष्ठा रखता हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अर्जित भूभाग की नागरिकता। अर्जित भूभाग से नागरिकता, ये अर्जित भूभाग से नागरिकता का क्या तात्पर्य है कि यदि किसी भारत के पड़ोसी देश को अगर भारत में मिला लिया जाए तो वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक होंगे उनको बिना किसी आधार पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जिस प्रकार से 35वां और 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने सिक्किम राज्य को भारत का अभिन्न अंग मान लिया था, तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। तो जिस प्रकार 35वां और 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को हमने मिलाया था
तो वहाँ के जो नागरिक थे, नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। तो ये अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका होता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसमें, नागरिकता की समाप्ति किन किन आधारों पर ऐसा अगर आप कार्य करते हैं तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा संसद के द्वारा। किन किन आधारों पर नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो नागरिकता की समाप्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का अगर स्वयं से परित्याग कर देते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत सरकार के द्वारा कुछ नियमावली दी गई है, उसके आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। पहला कहता है कि गलत साक्ष्य अगर आप प्रस्तुत करके पंजीकरण के आधार पर या देशीकरण के आधार पर अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी। दूसरा बात करता है कि संविधान का अगर आप अनादर करते हैं, गुप्त सूचना को शत्रु राष्ट्र को प्रेषित करते हैं, या तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। नागरिकता मिलने के पश्चात 5 वर्ष या 2 वर्ष या उससे अधिक अगर आपको सजा मिलती है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 7 वर्ष तक अगर आप लापता हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करता है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। जो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हैं भारत को छोड़कर, तो उनको भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बातें करते हैं इसके अनुच्छेदों को। अब इसके अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं कि भाग 5 मतलब भाग 2 में नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद अगर हम 5 में देखते हैं तो इसमें कहता है प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। फिर उसके बाद अनुच्छेद 6 में देखते हैं तो हमको दृष्टिगत होता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 7 देखते हैं तो भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 कहता है कि जो भारतीय मूल का व्यक्ति है को नागरिकता प्रदान करने के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 9 में देखेंगे तो यदि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की जो उसकी नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अर्थात नागरिकता के विषय में प्रावधान करने का अधिकार, नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 11 में कहते हैं, अनुच्छेद 11 में कहता है कि नागरिकता का अर्जन और निरसन, नागरिकता का अर्जन यानी प्राप्ति व निरसन यानी समाप्ति, ये कार्य संसद को प्राप्त है। ये कार्य संसद को प्राप्त हुए हैं।